बाल गंगाधर तिलक, ये नाम सुनते ही जहन में एक महान स्वतंत्रता सेनानी की, एक नायक की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? आज हम परिमला वी राव के एक बहुत अहम विश्लेषण के आधार पर तिलक के उन सामाजिक विचारों को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें तिलक के ही समय के एक और बड़े विचारक महादेव गोविंद रानाडे के इस ख्याल से शुरुआत करनी होगी। रानाडे का मानना था कि देश तभी मजबूत होगा जब हर तरह के लोग साथ आएंगे, और उनकी यही सोच उस वैचारिक टकराव की जमीन तैयार करती है जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं। तो सवाल एक ही था, आधुनिक भारत कैसा होना चाहिए? लेकिन इस एक सवाल पर दो ताकतवर खेमे थे और दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थी। देखिए, एक तरफ रानाडे का नजरिया था जो कहते थे किसानों और महिलाओं को मजबूत करो, सबको शिक्षा दो और समाज में बड़े सुधार लाओ। और फिर दूसरी तरफ थे तिलक, जिन्होंने 1881 में अपनी पत्रकारिता की शुरुआत ही 3 ऐसी बातों से की जो एक साथ बड़ी अजीब लगती हैं। एक तरफ कार्ल मार्क्स की तारीफ, दूसरी तरफ किसानों की मदद वाले कानून का विरोध और तीसरी जाति व्यवस्था का खुलकर बचाव। तो चलिए सबसे पहले उस बड़ी लड़ाई की बात करते हैं जो किसानों के भविष्य को लेकर लड़ी जा रही थी। उस वक्त का माहौल कुछ ऐसा था कि भयानक अकाल पड़ा था। किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी मदद के लिए, उन्हें साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए रानाडे ने एक कानून का ड्राफ्ट तैयार किया था। तो सुधारवादियों का प्लान सीधा था, एग्रीकल्चरल बैंक बनाओ ताकि किसानों को कम ब्याज पर कर्ज मिले और उनकी जमीन जायदाद जब्त ना हो। लेकिन दूसरी तरफ थे तिलक, जो इस राहत बिल का और इन बैंकों के बनने का, दोनों का ही जोरदार विरोध कर रहे थे। और ये विरोध सिर्फ विरोध तक ही सीमित नहीं था। तिलक ने तो साहूकारों को काश्तकारों का भगवान तक कह डाला। आप सोचिए, इस एक लाइन से कितना कुछ साफ हो जाता है कि वो इस पूरी लड़ाई में किसकी तरफ खड़े थे। हद तो तब हो गई जब तिलक ने सरकार से बाकायदा याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि वो पुराने कानून वापस लाओ जिनके तहत अगर कोई किसान कर्ज नहीं चुका पाता था तो उसे सीधा जेल में डाल दिया जाता था। किसानों के मुद्दे के बाद अब आते हैं बहस के दूसरे बड़े मैदान पर, शिक्षा। और शिक्षा से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ सवाल, जाति व्यवस्था का। शिक्षा पर तिलक का नजरिया क्या था, ये उनकी इस एक लाइन से बिल्कुल साफ हो जाता है। उनका साफ मानना था कि किसानों के बच्चों को पढ़ाना लिखाना पैसों की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। तो यहाँ भी हमें दो अलग अलग दुनियाएं दिखती हैं। एक तरफ सुधारवादी थे जो चाहते थे कि शिक्षा का दरवाज़ा हर किसी के लिए खुले, एग्जाम आसान हो ताकि गैर ब्राह्मण भी यूनिवर्सिटी पहुंच सके। वहीं दूसरी तरफ तिलक का एजेंडा था कि किसानों के लिए पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं है, गैर ब्राह्मणों को बढ़ईगिरी जैसे हाथ के काम सिखाओ, और एग्जाम को आसान बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। समय के साथ जाति व्यवस्था को लेकर तिलक के विचार और भी ज्यादा सख्त होते चले गए। 1881 में वो कहते हैं कि शिक्षा सिर्फ जमीन वाले ब्राह्मणों को मिलनी चाहिए। 1891 तक आते आते वो जाति व्यवस्था को राष्ट्र की नींव बताने लगते हैं। और 1904 में तो वो ये तक कहते हैं कि अगर कोई छात्र भगवान पर सवाल उठाए तो उसे बेंत से मारो। अब हम बात करेंगे उस दौर की तीसरी और शायद सबसे तीखी वैचारिक लड़ाई की, यानी महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों का सवाल। हुआ ये कि जब सुधारवादियों ने पूना में लड़कियों के लिए पहला हाई स्कूल खोला तो तिलक ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उनका तर्क था कि अंग्रेजी शिक्षा पाकर औरतें अपना औरतपन खो देती हैं, अपने स्त्रीत्व से दूर हो जाती हैं। और ये सिर्फ एक खोखला विरोध नहीं था। तिलक ने लड़कियों की पढ़ाई का अपना एक पूरा मॉडल पेश किया और दोनों मॉडलों में जमीन आसमान का फर्क था। सुधारवादी चाहते थे कि लड़कियों को ऐसी शिक्षा मिले जिससे वो आगे यूनिवर्सिटी जा सके, पूरा दिन स्कूल में पढ़ें। वहीं तिलक का मॉडल था कि स्कूल बस 3 घंटे का हो ताकि घर का काम ना रुके और पढ़ाई में भी सिर्फ घरेलू काम और नैतिक विज्ञान सिखाया जाए। ये सारी बहसें सिर्फ हवा में नहीं हो रही थी। उस दौर में रखमाबाई का एक केस सामने आया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक पढ़ी लिखी महिला जिसकी शादी बचपन में ही एक ऐसे आदमी से हो गई थी जो उसे परेशान करता था, और उसने उस आदमी के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया। और इस मामले पर तिलक का रुख बिल्कुल साफ और बेहद सख्त।
उन्होंने लिखा कि अगर रखमाबाई अपने पति के घर जाने से मना करती है तो उसे जेल में डाल देना चाहिए। महिलाओं के अधिकारों पर एक और बहुत बड़ी बहस तब छिड़ी जब फूलमणि नाम की एक 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। उसकी शादी एक 30 साल के आदमी से हुई थी। इस भयानक घटना के बाद शादी के लिए सहमति की उम्र को 10 से बढ़ाकर 12 साल करने का बिल लाया गया। तिलक ने इस बिल का जबरदस्त विरोध किया और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने खुले तौर पर फूलमणि के पति का बचाव किया और लोगों से अपील की कि वो उसके प्रति सहानुभूति रखें। इस मुद्दे पर वो और सुधारवादी बिल्कुल आमने सामने थे। तो किसानों, जाति और महिलाओं के अधिकारों पर इन तमाम विचारों को जानने के बाद सवाल ये उठता है कि तिलक की विरासत को आखिर देखा कैसे जाए। अगर हम परिमला वी राव के विश्लेषण को सार में देखें तो तस्वीर ये बनती है। तिलक ने किसानों के कर्ज माफी का विरोध किया, जाति व्यवस्था को देश की जीवन धारा बताकर उसका बचाव किया, गैर ब्राह्मणों और महिलाओं की उच्च शिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और शादी के लिए सहमति की उम्र को 10 से 12 साल करने तक का विरोध किया। तो लेखिका परिमला वी राव का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि बाद के इतिहासकारों ने तिलक की सिर्फ एक ही छवि गढ़ी, एक महान स्वतंत्रता सेनानी की, और ऐसा करते हुए उन्होंने किसानों, महिलाओं और समाज सुधार के खिलाफ चलाए गए उनके अभियानों को बड़ी चालाकी से, या कहिए जानबूझकर, नजरअंदाज कर दिया। तो अंत में एक सवाल सबके लिए है सोचने के लिए। जब हम किसी दौर के सिर्फ राजनीतिक संघर्षों को नहीं बल्कि उसके अंदर चल रहे सामाजिक संघर्षों को भी गहराई से समझते हैं, तो उस दौर के राष्ट्रीय नायकों के बारे में हमारी सोच, हमारी धारणा किस तरह बदल जाती है।